हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी नीट पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के मोल्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम इक्विवेलेंट वेट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट वेट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से करना सीखेंगे। इक्विवेलेंट वेट बहुत ही स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और जो भी मेथड जानते हैं वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम इसे आसान तरीके से आज कैसे करेंगे वो चलिए जानते हैं। इक्विवेलेंट वेट के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एक शॉर्टकट फार्मूला है। इक्विवेलेंट वेट वाले जितने ही प्रॉब्लम्स हैं पहले हम उसको ग्राम इक्विवेलेंट उसको निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है मैंने बताया था, W/E ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है W/E, और एक फॉर्मूला इक्वल टू और एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मैंने शायद फार्मूला वाले वीडियो में इसको मोलालिटी बोला था, उसको चेंज करके आप नॉर्मेलिटी कर दीजिएगा। वो गलती से मोलालिटी हो गया था, वो नॉर्मेलिटी होगा। अगर आप इसको मोलालिटी के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा n फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलारिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम मैक्सिमम आज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो जहाँ पे कंडीशन जिसका गिवन होगा वही फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसी से हम आज का प्रॉब्लम सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आसान और तरीका कोई नहीं इक्विवेलेंट वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सल्फर फॉर्म्स 2 क्लोराइड H2Cl2 एंड HCl2। द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन HCl2 इज 16। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन H2Cl2 इज। पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन H2Cl2 इज। इस तरह के क्वेश्चन पे आप सेकेंड कंपाउंड पे ध्यान दीजिए जिसका आपका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। इस तरह के सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों एलिमेंट का बराबर कर दीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, बात खत्म। तो इससे बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। आप सेकेंड कंपाउंड पे ध्यान दीजिए। पहला कंपाउंड का इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। देखिए तो इन H2Cl2 कितना एटम है सल्फर का, 2। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W/E। क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है तो 2 इंटू, क्योंकि ये कंपाउंड है तो इसका हम W क्या लेंगे, उसका एटॉमिक वेट को W लेंगे। तो सल्फर का कितना होता है 32, तो 2 इंटू 32 बाय ई का तो निकालना है तो ई रहने देते हैं, इसको तो निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन भी 2 एटम है तो 2 इंटू उसका भी एटॉमिक वेट को ही हम W लेंगे। कितना होता है क्लोरीन का 35.5, और हमें पता है क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.5 ही होता है, 35.5 ही होता है क्योंकि उसका n फैक्टर है 1। तो ठीक है, ये ऊपर नीचे कट हो गया 35.5, बोथ साइड 2 भी कट हो गया तो E निकला इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन H2Cl2 निकला कितना 32। यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है 16 का, क्योंकि ये फिक्स्ड कंपाउंड है तो आप इसको ही ध्यान दीजिए। इसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। E = 32, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है,
सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखिए, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज 8 देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO3 इज, SO3 इज इम्पोर्टेंट, इसको आप नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम ऐसे ही है क्वेश्चन। देखिए तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इससे आसान तरीका और कोई नहीं होता इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आप इसी से आप कम टाइम में आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ S, यहाँ पे देखिए S एक एटम है तो W इसका क्या लेंगे 32 लेंगे, बाय इक्विवेलेंट वेट W बाय E होता है तो E तो निकालना है, ऐसे रहने देते हैं, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O देखिए यहाँ पे 3 एटम है तो 3 इंटू O का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय O का ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8, क्योंकि उसका n फैक्टर है कितना 4, उसका n फैक्टर 4 होता है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है, एटॉमिक वेट बाय मोलिकुलर और मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी, तो 32/4 तो 8, इस तरह से निकलता है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8। तो देखिए ये कट हो गया 2 से और ये 2 इधर से कट होके लेफ्ट तरफ 16 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट E निकला कितना 3E इक्वल टू 16, E इक्वल टू, हाँ इधर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखते हुए चलेंगे, 8 को इसने कट नहीं किया है तो ऐसे ही रहने देते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ध्यान देना जरूरी है, मैंने बोला था, मैंने ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा आप मत कीजिए, ऑप्शन भी देखते चलिए। 8 को इसने कट नहीं किया है, 16 को कट करेंगे। चलिए और एक बार करते हैं, ऑप्शन भी देखना जरूरी है। 3 और 8 को कट नहीं करना है, 16 को कट करना है सिर्फ, तो 16 2 से कट हो जाएगा 32, तो E इक्वल टू निकला कितना 2 इंटू 8/3, तो 2 इंटू 8/3, ये देखिए पहला ऑप्शन हो चुका है 8 इंटू 2/3 या 2 इंटू 8/3, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप ऑप्शन देखते हुए प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, वरना इसी तरह ऐसा होगा। तो ठीक है, पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन, ये बोल रहा है कि सारे तो ऑप्शन देखिए सारे ऑक्सीजन ही गिवन है, तो बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीजन है, किस में मौजूद है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा W निकालना पड़ेगा। गिवन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, फॉर्मूला होता है W बाई, तो W तो हमें निकालना है बाय E, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें तो पता ही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, कितना होता है 8, पिछले नंबर में हमने किया था। तो W इक्वल टू हो गया, ये तो 1 ही है, तो W इक्वल टू हो गया 8 ग्राम। अभी देखते हैं, ये तो सारे मोल में ही टर्म में ही गिवन है, तो देखते हैं किसका W 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा, इसका W हमें W इक्वल टू मोल इंटू मोलार मास होगा NM, क्योंकि N इक्वल टू W/M होता है, हमें पता है, तो W इक्वल टू NM होगा। तो 0.25 को 1/4 ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मोल मोलार मास कितना है 32, तो ये आ गया 8, पहला ऑप्शन तो 8 आ गया। तो बाकी सारे ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाने के लिए नीट में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। पहला हमारा ऑल ऑफ दीज अगर होता, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज या बोथ 1 और 2 ऐसा कुछ होता तो हमें फिर चेक करना पड़ता। ये तो पहला ऑप्शन निकल गया है, तो और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। W इक्वल टू 8 ग्राम, पहला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड जिसका मॉलिकुलर वेट गिवन है 90 वाज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 N NaOH। बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज, बेसिसिटी ऑफ एसिड पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, ये एन फैक्टर पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो सबसे आसान तरीका हमारा वही होगा जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया था, एन फैक्टर इंटू एन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मेलिटी में गिवन है टर्म, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो एन भी यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, एन इंटू भी। तो एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मेलिटी कितना है 0.5, 0.5 को हम हाफ लिखेंगे, भी कितना है 20 ml 20 ml, तो 20 ml में है तो लीटर में करना पड़ेगा, 10⁻³ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लीटर में करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल W/m होगा, डिवाइडेड बाय W कितना है 0.45, मोलिकुलर मास दिया है 90। देखिए ये 2 से ये 10 हो गया और 10 -3 होके 10⁻⁻² हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 90 ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाय 0.45 को हम क्या लिख सकते हैं 45/100, तो डायरेक्ट 100/45, ये 2 से कट गया तो आंसर निकला 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा -2 + 2 10⁻0, तो आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप अच्छे से मतलब बड़े आसानी ही तरीके से आप कर सकते हैं, वरना आप अगर आप इसका न्यूट्रलाइजेशन फार्मूला डाइल्यूशन फार्मूला लगाएंगे और वो सब करेंगे, वो सब लेंदी प्रोसेस है। इसी मेथड से आपका बहुत जल्दी से होगा और यही सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व करिए तो एक ही स्टेप में निकलेगा, इसका और कोई आसान तरीका नहीं है, यही सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर्स 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज। वही हमारे तरीके से ही करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, सबसे आसान तरीका ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यही सबसे आसान तरीका होता है इसका W दिया है एसिड का, तो W 0.126 ग्राम बाय, क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड पूछा है तो E नीचे इसे रहने देते हैं, E को निकालना है, इक्वल टू, ये देखिए ये नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम टर्म में दिया है तो N भी हम लगाएंगे बेस का कितना नॉर्मल कितना दिया है 0.1 को 1/10 लिखेंगे, वॉल्यूम 20 ml है तो लीटर में करेंगे 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 10 2 से कट हो जाएगा और ये 2 से इधर कट करेंगे तो 0.063 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया E इक्वल टू आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0.063 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हो गया 63। ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे चला जाएगा तो आंसर 63। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। यही सबसे बेस्ट मेथड है इसका करने का। अदरवाइज आप अगर डाइल्यूशन फार्मूला लेके आप यूज
करके अगर आप उसका निकालेंगे तो वो आपको लेंथी प्रोसेस होगा, उस पर इससे सबसे टाइम ज़्यादा बचता है, तो यही आपका बेस्ट मेथड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। 2 ग्राम अपन बेस हुज इक्विवेलेंट वेट इज 40 रिएक्ट्स विथ 3 ग्राम अपन एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है? एसिड का पूछा है। तो बेस का दिया है W 2 ग्राम, कुछ इक्विवेलेंट वेट दे दिया है कितना? 40, तो 2/40 हो गया। 3 ग्राम अपन एसिड, तो W/E टर्म में है तो इसका भी फॉर्मूला W/E ही होगा, तो W ऊपर, एसिड का E निकालना है। देखिए कितने आसानी तरीके से ये हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। 2/20, E इक्वल टू निकल गया कितना? 60, 20 × 3 इक्वल टू 60। देखिए सबसे आसान तरीका, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, डरावना है। देखिए क्या बोलते हैं, देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डाइवेलेंट मेटल इज 24, इक्विवेलेंट वेट दे दिया है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय 12 ग्राम ऑफ द सेम मेटल व्हेन एडेड टू एक्सेस अपन एसिड सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डरावना है, कोई बात नहीं, हमारा ही वही फॉर्मूले से ही होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो हमें मोल पहले निकालना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जिसमें मोल इन्वॉल्व है वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इक्वल टू W/E। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का फंडा होता है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। W दिया है 12 ग्राम, तो 12 डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट दिया है 24, तो 24 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n है, इसको n फैक्टर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए डाइवेलेंट बोला है, तो इसका n फैक्टर दे दिया है इनडायरेक्टली 2। ठीक है, तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 12, ये 2 से कट हो जाएगा और ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स तो निकल गया, अब हमारा वही फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय लीटर। ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिए, चारों ही लीटर में दिया है, तो हम लीटर में ही हमारा आंसर निकालेंगे। तो 22.4। वॉल्यूम कितना दिया है? सॉरी, वॉल्यूम तो निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल n इंटू 22.4 हो जाएगा। n कितना है? 1/4 इंटू 22.4, तो 4 से कट करेंगे 5.6, तो 5.6 लीटर आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। क्वेश्चन कितना डरावना दिख रहा था, पर कितना आसान से निकल गया। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 5.6 लीटर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे वही फॉर्मूले से ही करना, तो तभी आपके बहुत जल्दी से निकल पाएगा, वरना अगर अलग मेथड से आप जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 0.84 ग्राम ऑफ ए मेटल कार्बोनेट reacts exactly with 40 ml of N/2 H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज। इसका भी वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर देना है। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, तो क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट पूछ रहा है। ठीक है,
तो मेटल कार्बोनेट का W दे दिया है 0.84, 0.84 बाय ई तो पूछा है, ई रहने देते हैं। H2SO4 का देखिए नॉर्मलिटी टर्म में दिया है तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, तो सेमी नॉर्मल दिया है, n/2 को सेमी नॉर्मल भी बोलते हैं, हाफ मतलब हाफ इंटू वॉल्यूम कितना है 40 ml, तो 40 ml में है तो 1000 में 10⁻³ करेंगे तो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो 20 हो गया इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो 2 से कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा इधर, और इधर 2 से कट करेंगे तो 0.42, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, E इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42 बाय 10 इंटू 10⁻³ तो 10⁻² नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो E इक्वल टू 42 आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, यही है इसका बेस्ट मेथड है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बोलता है। H3PO4 इज ए ट्राइबेसिक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज NaH2PO4। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू 12 ग्राम ऑफ NaH2PO4 टू कन्वर्ट इट इनटू Na3PO4। कन्वर्ट होके क्या बन रहा है आप इस पर ध्यान मत दीजिए, कौन कौन रिएक्शन में पार्ट ले रहा है उसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे NaOH और NaH2PO4 ये दो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को हम बराबर कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4। ठीक है, देखिए तो NaOH का वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मोलारिटी टर्म में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये नॉर्मलिटी में नहीं दिया है, मोलारिटी में दिया है। तो अगर हम नॉर्मलिटी में निकालेंगे तो मोलारिटी इंटू n फैक्टर, NaOH एक मोनो एसिडिक बेस है, इसका n फैक्टर 1 है, तो नॉर्मलिटी भी वही होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो नॉर्मलिटी भी वही होगा। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पूछा है, नॉर्मलिटी हो गया 1 इंटू V, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो NaH2PO4 का क्या क्या गिवन है, W गिवन है 12, और क्या गिवन है, अच्छा तो इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस गिवन है। तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये ट्राई बेसिक एसिड है ये बोल दिया है, तो इसका n फैक्टर दे दिया है 3 इनडायरेक्टली, तो इसका मॉलिकुलर वेट बाय, हम मॉलिकुलर वेट निकालेंगे NaH2PO4 का डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो 12 से 3 डिवाइडेड बाय, इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा, मॉलिकुलर वेट ये ऊपर चला गया, मॉलिकुलर वेट नीचे आ जाएगा, m नीचे आ गया। तो और एक बात ध्यान दीजिए, ये भी हम लीटर में निकाल रहे हैं, बाद में हम ml में करेंगे। तो 12 से 3, अच्छा यहाँ हम मोलर मास को लिख देते हैं। NaH2PO4 का आप मोलर मास निकालोगे तो 120 होगा, तो 120। ठीक है, तो 12 से कट होगा, 12 से कट हो जाएगा तो 10, 3/10 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम निकला इन लीटर 3/10, तो हम ये लीटर में है, इसको हम ml में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो कितना हुआ, ये 10 कट के ये 2 आ जाएगा, तो 300 ml आंसर आ जाएगा 300 ml। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर क्वेश्चन आसान था। इस तरह से कितने आसानी से देखिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ H2S नीडेड टू पार्टिसिपेट ऑल द मेटल आयंस फ्रॉम 100 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 एंड 100 ml ऑफ 1 मोलर CuSO4 इज। रेशियो पूछ रहा है, जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका हम ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, क्योंकि रेशियो पूछा है तो 2 बार निकालना पड़ेगा। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2S बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, पहले AgNO3 को ले जाते हैं, तो इसका W हमें पता नहीं, तो W1 ले जाते हैं इसको, ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी W1 क्या है, ये वेट ऑफ H2S। तो E भी हमें पता नहीं है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S को E हम से डिनोट करेंगे इक्वल टू AgNO3 मोलर। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये मोलारिटी में है, तो इसको नॉर्मलिटी में करेंगे। N फैक्टर भी 1 है, कोई बात नहीं, तो कोई चिंता नहीं हमें, नॉर्मलिटी ही इसकी मोलारिटी है, क्योंकि N फैक्टर 1 है, तो 1 × 1 1, नॉर्मलिटी भी 1 है, तो नॉर्मलिटी 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो इसको 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10⁻³ में करेंगे, क्योंकि लीटर में निकालना है। तो W1/E कितना निकला 10⁻⁻1। इसी तरह हम फिर इसी बात ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2S को बराबर करेंगे किससे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 से। ठीक है, देखिए इसके वेट को हम W2 से डिनोट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट H2S का हमने E लिया है यहाँ पे, तो यहाँ भी E लेंगे, क्योंकि वो जब रेशियो निकालेंगे तो कट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिए, CuSO4 इसका N फैक्टर होता है 2, क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज और इसके ऊपर -2 चार्ज। ठीक है, तो CuSO4 का N फैक्टर होता है 2, इसीलिए हम ये मोलारिटी में दिया है, तो हमें नॉर्मलिटी निकालना है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर होता है, तो 1 × 2, तो इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, 1 × 2। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मलिटी। वॉल्यूम तो वही सेम रहेगा, तो कितना यहाँ पे जितना वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा, क्योंकि 1 × 100 यही होगा, तो कितना 10⁻⁻1 आ जाएगा, क्योंकि डाटा सेम है। तो ये देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डाटा को आप ध्यान से देखिए, आंसर यहाँ से निकल आएगा। जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये ई कट हो जाएगा, तो हम W1/W2 अगर रेशियो निकालेंगे, W1/W2, तो 10⁻⁻1 ऊपर बाय रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ नीडेड टू ऑल द ट्रांस फ्रॉम 100 ml ऑफ AgNO3 को ऊपर रखना है। ये ध्यान दीजिए, रेशियो निकालते वक्त Ag जो पहले है वही उसी को पहले ऊपर रखेंगे, नहीं तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2:1 भी है, 1:2 भी है, तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसे तब ध्यान दीजिए। तो 10⁻⁻1 है, नीचे 2 × 10⁻⁻1 है, तो रेशियो आ गया 1:2। ये थोड़ा आप रेशियो निकालते वक्त केयरफुल रहिए, वरना आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ऐसे ही सिली मिस्टेक होता है, तो इसे ध्यान दीजिए। 1:2, तो पहला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A 1 gram of an element gives a 2 gram of its oxide,
द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डालने का पर्पज यही है कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ठीक है, सीधे सीधे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट को अगर x लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए A1 ग्राम ऑफ एलिमेंट बोला है तो W है A1 गिवन है, डिवाइडेड बाय E इक्विवेलेंट वेट जिसका निकालना है एलिमेंट का वही E रहेगा, इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड बोला है, मतलब ऑक्साइड का वजन दिया है A2 ग्राम, तो उसमें से ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्साइड यहाँ से अगर इसको माइनस कर देंगे एलिमेंट का तो ऑक्सीजन का W निकल जाएगा, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8, ये तो हमको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे E इक्वल टू निकल जाएगा A1 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय A2 बाय A1। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऊपर A1 A2 बाय A1 नीचे मल्टीप्लाइड बाय 8, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सीधे सीधे फैक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज 20% ऑफ द ऑक्साइड बाय मास, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट विल बी। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सीधे सीधे हम क्या करेंगे, एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट x ले गए, उसको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, बोला है अन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज 20%, मतलब ऑक्सीजन एक ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन 20% है, तो एलिमेंट कितने परसेंट होगा 80%, तो उसका W हम 80 लेंगे। ये यहाँ इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है। देखिए 80 हम W ले गए, एलिमेंट का W 80 डिवाइडेड बाय E इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट जो हमें निकालना है, इक्वल टू, अगर 80 हम एलिमेंट का ले गए तो बचा कितना 20% तो दे दिया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का W कितना होगा 20, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8, ठीक है, इसको कट कर देते हैं 4 पे, 4 कट हो गया। देखिए तो E निकल गया कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर तो कुछ बचा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E इक्वल टू निकल गया 32। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। If 1.2 gram of a metal displays 1.12 liter of H2 at NTP, equivalent mass of the metal would be। कोई बात नहीं, हमारा ही फॉर्मूला सही होगा। देखिए कैसे करना है, ग्राम, सीधे सीधे हम वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल के बराबर कर देंगे, किसको, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ H2 के साथ, हाँ जो रिएक्ट होगा इसको ही देखना है, मेटल H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो W तो दे दिया है, इधर मेटल का W दिया है 1.2 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ही पूछ रहा है तो E रहने देते हैं, वही निकालना है हमें, ठीक है। इधर देखिए, इधर दिया हुआ है वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, W बाई E इक्वल टू, और एक फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर, यही हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस बाय
20 लीटर में दिया है तो 22/22.4, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये हो गया इसका मोल। अब इसका एन फैक्टर, H2 का एन फैक्टर कितना होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ से E निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 से कट, सॉरी 2 तो नहीं, 20 से कट हो जाएगा, नीचे 20 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर है 2, 1.2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर है, नीचे आ जाएगा, 2 से कट ओके 10, तो 1.2 इंटू ऊपर 10 बचा। ऑप्शन को की ओर देखते हुए चलिए, ठीक है। तो 1.2 इंटू 10 आ गया हमारा 12 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये देखिए और एक क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू कॉम्बाइन विथ 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम वैलेंसी दिया है 2 कॉम्बाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम विल बी। ये देखिए दोनों के दोनों W सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन भी 1 ग्राम का और कैल्शियम भी 1 ग्राम का ब्रोमीन के साथ कॉम्बाइन करते हैं, तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और कैल्शियम के W सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बराबर कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम पूछा है, तो हमें डायरेक्ट हमने ये कैसे हुआ समझ में आया। इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2, ये भी लिख सकते हैं, पर इसका हम यहाँ कोई यूज नहीं है, तो इसके अब देखिए कैल्शियम का कितना दिया है W 1 ऊपर, E तो निकालना है कैल्शियम का, E रहने देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन 4 ग्राम दिया है, W 4 डिवाइडेड बाय ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट होता है 80, क्योंकि उसका एन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो E इक्वल टू निकल कितना आया 80 डिवाइडेड बाय 4, तो 20 आ गया आंसर, 20, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिस्प्लेसेस 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 solution. If the equivalent mass of iron is 28, then equivalent mass of copper will be। देखिए यहाँ पे रिएक्टिंग स्पेसिस कौन कौन है, आयरन एंड कॉपर, तो सीधे सीधे ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर देने से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अच्छा W कितना है आयरन का 2.8 दिया हुआ है आयरन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट दे दिया है आयरन का 28। हाँ मैं वही सोच रहा था, नहीं तो उसका एन फैक्टर 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है आयरन का, तो इक्विवेलेंट मास दे दिया है तो कोई बात नहीं, तो 28 हुआ इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, W दिया है 3.2, E तो हमें निकालना है कॉपर का, तो ठीक है। तो ये तो कट हो गया, 10 बचा नीचे, तो E इक्वल टू कितना होगा 3.2 इंटू 10 32, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ m1 ग्राम ऑफ मेटल A displaces m2 ग्राम ऑफ another metal B from its salt solution and if their equivalent weights are E2 and E1, देखिए कैसे कन्फ्यूजिंग किया है क्वेश्चन में, E2 and E1 respectively, then the equivalent weight of A can be represented by। क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज थोड़ा डरावना है, और ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसे E2 पहले बाद में E1 दिया है, ताकि आप हड़बड़ी में इसका E1 पहले ले जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, इसीलिए ये पहले ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ताकि आप गलती कर सकें। देखिए तो क्या करेंगे, इसका मेटल ए रिएक्टिंग स्पेसिस कौन कौन है, मेटल ए एंड मेटल बी, तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर देंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, ठीक है। W दिया है M1 किसका, ए का W दिया है M1, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट देखिए, हाँ ये ध्यान दीजिए, इफ देयर इक्विवेलेंट वेट आर E2 एंड E1 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला का E2, तो M1 जिसका हमने W लिया है उसी का E2 होगा, तो यहाँ पे E2 लिखेंगे। यही इसका ये क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इसका कितना है, M2 होगा, दिया है, गिवन है M2, ये डिस्प्लेस M2, ये देखिए M2 ग्राम यही दिया है, तो M2 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट E1। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आप केयरफुली क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो ये गलती आपको सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो किसका इसने पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए को पूछा है, ये देखिए ए, तो E2 पूछा है, तो E2 हम निकालेंगे कैसे, इधर लिखता हूँ E2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M1 E1 बाय M2, मतलब M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू E1, कौन सा ऑप्शन हो गया, M1 बाय M2 इंटू E1, यही वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे तो बचोगे, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट X combines with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है एलिमेंट X होगा, एटॉमिक वेट 7 एंड ऑक्साइड का टाइप, तो डिफरेंट एटॉमिक वेट दिया है और ऑक्साइड का टाइप भी अलग अलग दिया है ऑप्शन में। तो देखते हैं, पहले ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करते हैं एलिमेंट के बराबर ऑक्सीजन का, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट X इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। 14 ग्राम दिया है तो W 14 है एलिमेंट का, बाय इक्विवेलेंट वेट तो निकालना है एलिमेंट का, कितना दिया है W ऑक्सीजन का 16 बाय इक्विवेलेंट वेट होता है ऑक्सीजन का 8, ये कट हो गया 2 से, तो E कितना होगा, E निकला हमारा, ये इधर बाय हो जाएगा तो 7, E निकल गया 7, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, एटॉमिक वेट देखते हैं। अभी हमें पता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, हमें सारे चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हमें वैलेंसी निकालना होगा, क्योंकि ऑक्साइड टाइप जानने के लिए, फार्मूला जानने के लिए हमें वैलेंसी की ज़रूरत है। तो वैलेंसी का फार्मूला क्या आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो एटॉमिक वेट बाय ई आ जाएगा। देखिए अब फर्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगर एटॉमिक वेट हम 7 लेंगे, ये इसे समझिए अच्छी तरह से, अगर एटॉमिक वेट हम 7 लेंगे तो इक्विवेलेंट वेट तो निकला है 7, तो 7 बाय 7 वैलेंसी हो गया 1,
समझ में आया? उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? अगर एटॉमिक वेट को 7 ले जाएंगे तो 7/7 इक्वल टू उसका वैलेंसी हो जाएगा 1। तो उसका ऑक्साइड टाइप देखिए, हमें पता है ऑक्सीजन का वैलेंसी हमेशा -2 होता है, 2 होता है, माइनस तो यहाँ पे नहीं लिखते, 2 होता है। तो इसका वैलेंसी यहाँ होना चाहिए और इसका यहाँ, तो अगर ये 1 है तो ये यहाँ, ये तो ठीक है, पर यहाँ अगर 2 हो, यहाँ होना चाहिए तो X2O टाइप होना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम एटॉमिक वेट 14 लेंगे तो इक्विवेलेंट वेट 7 है, तो इसका वैलेंसी निकल रहा है 2। ठीक है, तो ऑक्साइड टाइप अभी चेक करते हैं। अगर 2 हो रहा है तो ऑक्साइड टाइप क्या होगा? इसका वैलेंसी और इसका वैलेंसी ये होकर न्यूट्रलाइज होकर XO ऑक्साइड टाइप होगा। ठीक है, X का भी यहाँ पे 2, O का भी यहाँ पे 2, तो वो न्यूट्रलाइज होके XO हो गया। पहले केस में ऑक्साइड टाइप क्या होना चाहिए था? वैलेंसी 1 है तो क्या होना चाहिए था? X2O टाइप होना चाहिए था, पर दिया है XO टाइप, तो इनकरेक्ट है। पहला इनकरेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बोल अगर हम एटॉमिक वेट 7 लेंगे तो इसी पहले ऑप्शन की जैसा ही वैलेंसी आ जाएगा 1। तो वैलेंसी अगर 1 हो गया तो देखिए ऑक्साइड टाइप इज X2O, जो कि पहले ऑप्शन में X2O निकला था, तो यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमारे ऑक्साइड टाइप भी वैलेंसी के हिसाब से मैच कर रहा है। ठीक है, X2O टाइप ही होगा अगर एटॉमिक वेट हम 7 लेंगे तो तीसरा ऑप्शन हो गया। तो चौथा ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, पर फिर भी मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। एटॉमिक वेट 14 डिवाइडेड बाय इसी ऑप्शन 2 की तरह हो जाएगा केस, तो इसका भी टाइप XO होना चाहिए था, XO। ठीक है, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 ग्राम ऑफ एसिड, मोलिकुलर वेट दिया है 90, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 200 ml ऑफ 5N कॉस्टिक पोटास, द बेसिसिटी ऑफ एसिड इज। कोई बात नहीं, हमारे फार्मूला की यूज करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे। बेसिसिटी पूछ रहा है तो कौन सा वाला फार्मूला लेंगे? यहाँ पे W गिवन है, तो W/E इक्वल टू NV, यही वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो वो फार्मूला वाला वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे मैंने M बता दिया था, गलती से वो N कर दीजिए। तो W कितना है? 45 ग्राम बाय मोलिकुलर वेट दिया है 90, तो मोलिकुलर E को हम क्या लिखते हैं? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, E को हमने मोलिकुलर वेट बाय N फैक्टर लिख दिया, इक्वल टू NV। N कितना है? नॉर्मलिटी इसका 5 इंटू V, वॉल्यूम कितना है? 200 ml, ml में दिया है, लीटर में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। N फैक्टर ही हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको इधर कट कर देते हैं, 5 से 9 हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ 9 इंटू N फैक्टर ऊपर चला जाएगा, N फैक्टर बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना दिया है डायरेक्ट पुट कर देते हैं। मोलिकुलर वेट दिया है 90, तो 90 हो गया, इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻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 
2 × 10⁻⁻1 हो गया, ये कट हो गया 10 से। n फैक्टर कितना निकला, n फैक्टर ये 10 इधर मल्टीप्लाई होके 2 × 10⁻0 हो गया इक्वल टू 2। तो कौन सा निकला, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। वो फॉर्मूला वाला वीडियो में मैंने गलती से NV को और एक बार लिखा दे रहा हूँ फॉर्मूला, W/E इक्वल टू N × V, यही है फॉर्मूला। फॉर्मूला वाले वीडियो पे अगर आप देखेंगे तो वह गलती से ये नॉर्मलिटी की जगह मोलालिटी मैंने लिख दिया है, M लिख दिया था। अगर आप मोलालिटी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इसके साथ n फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू V। यहाँ पे ध्यान दीजिए वॉल्यूम इन लीटर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, सबसे आसान तरीका होता है इस तरह के प्रॉब्लम करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 1.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 2.6 ग्राम ऑफ जिंक व्हेन ट्रीटेड विथ एन acid in excess separately produce the same amount of hydrogen. If the equivalent weight of zinc is this much, what is the equivalent weight of calcium? ये भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले किया हुआ है। देखिए कोई नया कंसेप्ट नहीं, वही ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर कर देंगे। रिएक्टिंग स्पेसिस कौन से हैं, कैल्शियम, जिंक एंड हाइड्रोजन। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। ये देखिए क्योंकि इसने बोला है प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसलिए इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया। और हमें इसकी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन की, क्योंकि तीनों बराबर हो चुके हैं। तो हम डायरेक्ट इसके बराबर इसको कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक डायरेक्टली। तो W कितना दिया है कैल्शियम का, 1.6 दिया है, बाय कैल्शियम का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो E नीचे रहने देते हैं, यही तो निकालना है, इक्वल टू इसका W, जिंक का W कितना है 2.6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक दे दिया है 32.6। इसको एक बार हम 2 से कट कर देते हैं दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, और इधर कट करेंगे तो 1.3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा 0.8 इंटू 32.6 डिवाइडेड बाय 1.3। देखिए इसको हम ये डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है और ये डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो हम इसको 8/13 लिख सकते हैं, इंटू इसको 326 कर देंगे। इसको एक डेसिमल हमने बढ़ाया है तो इंटू 10⁻⁻1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 से ये कट हो जा रहा है, देखिए कितना होगा 2 पे जाएगा तो 2 5 25 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया हमारा आंसर 20। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखिए ऐसे ही नंबर ज़्यादातर देता है ताकि ये कट हो सकता है, कट हो जाए, मल्टीपल्स में दिया हुआ है ताकि आसानी हो करने में, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74.5 ग्राम ऑफ ए मेटालिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि वेट ऑफ किसका दिया है, मेटालिक क्लोराइड का वेट दिया है, तो वही हम ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। तो ये देखिए मेटालिक क्लोराइड का W दिया है, तो इसमें से अगर हम क्लोरीन का वजन माइनस कर देंगे तो मेटल का W निकल आएगा। तो 74.5 माइनस 35.5
इतना W हमारा मेटल का है डिवाइडेड बाय E तो निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू क्लोरीन का 35.5 W और उसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है 35.5, क्योंकि एन फैक्टर क्लोरीन का 1 है। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 गया 0.09 आ गया, 39 आ गया, 39.0 डिवाइडेड बाय E इक्वल टू, ये तो कट हो गया 1 हो गया, तो E निकल गया 39। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में W किसका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 74.5 ग्राम दिया हुआ है मेटालिक क्लोराइड का वजन W, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि किसका वजन इसने दिया है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए 20 प्रॉब्लम्स करते हैं। इक्विवेलेंट वेट वाले प्रॉब्लम्स आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, तीनों जो मैंने फार्मूला बताया था इसी फार्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम और भी कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। और तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।